अब देखो, अपन ने पिछले लेक्चर की अगर अपन बात करते हैं तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो मियोसिस स्टार्ट करा था, और मियोसिस फर्स्ट के अंदर भी हमने क्या चीज पढ़ी थी, इसका प्रोफेज फर्स्ट पढ़ा था। तो थोड़ा सा अपन ब्रीफली ये देख लेते हैं कि अभी तक अपन ने क्या पढ़ा। तो हमने सेल साइकिल की जब अपन ने बात करी थी, तो सेल साइकिल दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, इंटरफेज और एमफेज। इंटरफेस की जब हमने बात करी तो इंटरफेस जो होता है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक होता है G1, S और G2। इस फेज में हमने ये सीखा था कि ग्रोथ होती है। ग्रोथ के बाद में जो सेल जो होती है ज्यादातर टाइम क्या करती है, अपनी बॉडी के अंदर या फिर अपने के अंदर क्या करती है, ग्रोथ करती है, और अल्टीमेटली क्या कर लेती है, वो डिवाइड करती है। और डिवाइड करने के लिए इसमें ये जो प्रोसेस होता है इधर से लेकर के इधर तक, इसको अपन बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन, और बाद में क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। फिर हमने ये सीखा था कि भाई ये सारा का सारा सीक्वेंशियल इवेंट है। और ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल की जब हमने बात करी थी तो हमने ये बात करा था कि भाई ह्यूमन सेल का ड्यूरेशन 24 घंटे में वो एक बार डिवाइड होती, जिसमें से 23 घंटे के आसपास में वो किस में रहती है, इंटरफेस में, और बाकी का लास्ट का जो 1 घंटा जो होता है उसमें वो क्या कर लेती है, डिवाइड कर लेती। देन हमने ये सीखा था जो लॉन्गेस्ट फेज कौन सी होती है, एस फेज, किस में शॉर्ट हो जाती है, फिर शॉर्ट क्यों नहीं होती, उसका रीजन हमने देखा। क्लीवेज डिवीजन के अंदर हमने ये सीखा था कि G1 और G2 क्या से होते हैं, शॉर्ट होते हैं। देन हमने ये सीखा इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर हमने बोला 95% पार्ट है। जीवन के अंदर हमने इसके कुछ नाम देखे थे, सिनोनिम्स देखे थे। देन हमने इसके इवेंट देखे थे कि कौन कौन से इवेंट होते हैं। एस फेज में हमने ये सीखा था सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन और अपने जो अपने क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन का मतलब साइज इंक्रीज होना, और डीएनए का क्या होना, रेप्लीकेशन होना, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन जाना। G2 फेज के अंदर जब हमने देखा तो कुछ प्रोटीन की हमने बात करी थी, साइटोप्लाज्म की हमने बात करी, और लास्ट में हमने ये देखा था कि भाई जो एस फेज होता है वो एक ही पर्टिकुलर फेज होता है जिसमें क्या होता है, रेप्लीकेशन होता है। देन हमने ये कुछ इसके अंदर हमने ये सीखा था कि भाई जो आपके एस फेज होता है उसके अंदर डीएनए कंटेंट क्या हो जाता है, डबल, ठीक है, 2C से कितना हो जाता है, 4C। फिर हमने ये कुछ इसके एक एग्जांपल आपको नीट का क्वेश्चन मैंने कराया था कि जो आपके एस फेज के अंदर ये सेल है तो उसके अंदर कितना गुना इसके अंदर अपने पास में इंक्रीज हो जाएगा। परमानेंट सेल से जब मेरिस्मेटिक सेल होती है तो हमने एक G0 फेज देखी थी जिसमें सेल साइकिल से क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। फिर हमने ये एम फेज स्टार्ट किया था। एम फेज में हमने दो पार्ट पढ़े थे, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। फिर हमने इसके अंदर ये देखा था कि कौन कौन से पार्ट होते हैं कैरियोकाइनेसिस के अंदर। देन हम ये बात करते हैं कि प्रोफेज की जब हमने बात करी थी तो प्रोफेज के अंदर हमने ये सीखा कि क्या क्या चीजें होती है। जो माइटोटिक आपको एपरेटस दिखाई देता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, सेंट्रियोल अपने अपने पोल्स की तरफ जा रहे होते हैं, क्रोमोसोम जो अपने डीएनए का क्या होता है, कंडेंसेशन, क्रोमेटिन कंडेंसेशन। देन हमने लेट प्रोफेज, और ये कुछ अपन ने फेजेस देखी। मेटाफेज के अंदर हमने देखा था मेटाफेज एक प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं। देन हमने लास्ट में ये देखा था कि भी एनाफेज में स्प्लिटिंग ऑफ क्या हो जाता है, सेंट्रोमियर, जिसकी वजह से क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो एक ही ऐसी फेज होती है जिसमें क्रोमोसोम नंबर डबल होता है। देन हमने टीलोफेज देखा, और टीलोफेज में हमने बोला था साइटोकाइनेसिस यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही टीलोफेज अपने पास में खत्म होता है तो कुल मिलाकर के साइटोकाइनेसिस उसके बीच में ही क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और एक से कितनी बन जाती है, दो सेल। एनिमल सेल में क्या बनता है, फरो, और प्लांट सेल के अंदर क्या बनता है, सेल प्लेट, ठीक है, ये चीज हमने। फिर हमने ये दूसरा एम फेज जिसको अपन ने मियोसिस बोलते हैं, उसमें हमने ये सीखा क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ। तो पहले मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शन, यानी क्रोमोसोम नंबर आधे होते हैं। दूसरे के अंदर हम क्या करते हैं, डीएनए कंटेंट को क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। तो चार जो सेल बनती है एक दूसरे से भी अलग होती है और मदर सेल से भी क्या होती है, अलग होती है। देन हमने ये कुछ सीखी थी कि भाई इसके अंदर कहां पे सेंट्रोमियर का डुप्लीकेशन या डिवाइड नहीं होता। देन हमने इंटरकाइनेसिस सीखा था, और कौन सी चीज कितनी बार होती है उसके बारे में भी हमने बात करी थी। और फिर हमने ये बात करी थी प्रोफेज की कुछ स्टेजेस के अंदर। प्रोफेज फर्स्ट की जब अपन ने बात करी थी इसके अंदर, तो प्रोफेज फर्स्ट होती है 5 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होती है। पहली कौन सी होती है, लेप्टोटीन, दूसरी जाइगोटीन और पेकाइटिन। लेप्टोटीन में हमने देखा था बुके की तरह बन जाते हैं, जितने भी अपने पास में डीएनए होता है इसको अपन बोलते हैं सेंट्रियोल। जिस डायरेक्शन में जिस तरफ पे सेंट्रियोल पड़ा है वहां पे सारे का सारा क्रोमेटिन अरेंज हो जाता है, तो एक बुके की तरह स्ट्रक्चर, गुलदस्ते की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसमें कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। देन हमने जाइगोटीन में देखा था तो क्या बनता है, सिनेप्स। सिनेप्स का मतलब क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में क्या हो जाते हैं, प्रोटीन के थ्रू कंबाइंड हो जाते हैं, और इसको अपन क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट और टेट्राड बोलते हैं। बाइवेलेंट का मतलब हो गया 2 क्रोमोसोम, टेट्राड का मतलब क्या हो गया, 4 क्रोमेटेड बोलते हैं। फिर मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपको बाइवेलेंट का नंबर दे रखा हो तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, क्रोमोसोम का नंबर, और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, क्रोमेटेड का नंबर। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये चीज फिर पेकाइटिन में हमने देखा था कि यहाँ पे क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन। पेकाइटिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी, क्यों, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर भी यहाँ पे होता है।
नया जेनेटिक कंपोजिशन भी यहाँ पे बनता है कि यानी चेंज भी यहीं पे आता है, और मैंने आपको ये इस तरीके से ये बताया था। लास्ट में हमने ये डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस देखा, जिसमें एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्याजमेटा। और डाइकाइनेसिस जो बनता है, डाइकाइनेसिस की जब अपन बात करते हैं तो उसमें हमने देखा कि ये क्रोमोसोम अब इसके अंदर चेंज आ चुका है और कुछ ना कुछ क्या करेगा, अब ये बदलाव लेकर के आएगा। ये कुछ देखी थी, ये सारी की सारी स्टेजेस इंपॉर्टेंट है। अब अपन इसके बाद में प्रोफेज 1 के बाद में कौन सी स्टेज आएगी अपने पास में, मेटाफेज फर्स्ट। तो हेडिंग लगाओ इसके अंदर अपने पास में, मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट। अब जब अपन मेटाफेज फर्स्ट की जब अपन बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें होगी, अपन ने उसकी पढ़ रखी है, जो माइटोसिस की मेटाफेज होती है उसके बारे में अपन ने सीख रखा है, ठीक है ना। वो आप लोग बताओगे कि माइटोसिस की मेटाफेज में क्या क्या चीजें होती है, बताओ भाई क्या क्या होता है। मेटाफिजिक प्लेट पे आते हैं तो इसको देखो किस तरीके से होगा। जैसे मान लो कि आपको सिखाने के लिए ये हमारे पास में वो सेल है, ठीक है, ये सेल। अब इस सेल के अंदर हमने ये बोला था कि मेटाफेज जैसे ही आता है, जैसे आपको मैंने वहां पे सिखाया था कि मेटाफेज जैसे ही आता है तो उस समय पे क्या हो जाता है कि आपके सारे के सारे क्रोमोसोम कहां पे अरेंज हो जाते हैं, मेटाफिजिक प्लेट पे। चलो इसको एक इस तरीके से अपन देखते हैं कि आप इसको ऐसे देखो। अभी आप लोग बताना इसके अंदर डीएनए कंटेंट और सब कुछ। जैसे मान लो कि हम स्टार्टिंग से अपन बात करते हैं कि यहाँ पे जीवन, जीवन के बाद में एस, G2, फिर प्रोफेस फर्स्ट, प्रोफेस फर्स्ट के बाद में ये मेटाफेस फर्स्ट, ठीक है। देन इसके आगे हम बात करेंगे एनाफेज की, वो अपन अगली स्लाइड में देखते हैं। तो आप लोग मेरे को इसके अंदर बताओ डीएनए कंटेंट और क्रोमोसोम। जैसे यहाँ पे जो सेल है उसकी प्लॉइडी कैसी होगी, कौन सा होगा, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, ठीक है। क्रोमोसोम कितने होंगे 46, और डीएनए कंटेंट कितना होगा 2C। अब जब ये सेल इस एस फेज में जाएगी तो यहां पे कितना होगा, वही 2N, साथ में 46, और कितना हो जाएगा ये यहाँ पे 4C हो जाएगा, ठीक है। अब जब यहां पे जाएगा तो सेम सेल कितनी है 2N, और यहां पे कितना होएगा 46 और 4C। यहां जब जाएगा तो प्लॉइडी सेम रहती है 46 और 4C रहता है। अब मेटाफेज आता है तो मेटाफेज में अपन बोलते हैं कोई स्प्लिटिंग वगैरह कुछ नहीं होती, तो यहां पे भी प्लॉइडी कितनी रहेगी 2N और 46 और 2C, ठीक है। तो हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो मेटाफेज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस फेज को मैं आपको यहां समझा रहा हूं, ये जो फेज है उसको देखो यहाँ पे। ये जैसे मान लो कि ये मेटाफेज है, ठीक है। अब मेटाफेज में होता क्या है कि जो अपने पास में ये जो है, ये है हमारे पास में सेंट्रोमियर्स हो गए, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सेंट्रियोल प्रेजेंट है। तो ये इस तरीके से सेंट्रियोल होता है, ठीक। और इससे ये एस्ट्रल रेज निकलती है, ठीक है। अब क्रोमोसोम की जब अपन बात करते हैं तो हमने ये इस तरीके से, तो एक क्रोमोसोम जो रहता है वो इस तरीके से अरेंज होगा, ठीक है। एक क्रोमोसोम के बारे में समझ गए किस तरीके से अरेंज है। दूसरा जो क्रोमोसोम है, ठीक है। तो देखो ये एक क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम की अगर अपन ये बात करते हैं तो ये क्रोमोसोम के पास में ये जो सेंटर की तरफ प्रेजेंट है इसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। ये सेंट्रोमियर से क्या होते हैं, ऐसे स्पिंडल फाइबर कनेक्टेड होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर, ठीक है। अब जो दूसरा क्रोमोसोम है, ये मान लो ये दूसरा क्रोमोसोम है,
ये दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है। इस दूसरे क्रोमोसोम में क्या है, यहां पे ये सेंट्रोमियर है इसका, और ये भी कनेक्टेड किससे है, इस सेंट्रियोल से कनेक्टेड है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहां पे ये दोनों जो क्रोमोसोम थे, अगर अपन इसकी बात करें, ये जो क्रोमोसोम जो थे, ये दोनों क्रोमोसोम को अपन ने क्या नाम दिया था, होमोलोगस या नॉन होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम। इसको अपन ने बोला था होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अगर अपन ये बात कर रखें, यहां पे इस तरीके से अरेंज है, जैसे प्लेट की तरह होता है, तो एक प्लेट सामने की तरफ बनेगी या फिर एक प्लेट ऊपर की तरफ बनेगी और एक प्लेट कहां पे बनेगी, नीचे की तरफ। तो यहां पे मेटाफेसिक प्लेट कितनी बनी, दो। हमने कल भी बात करी थी कि जब मेटाफेज फर्स्ट की जब अपन बात करते हैं तो वहां पे प्लेट कितनी बनती है, दो बनती है। तो एक प्लेट तो ऐसे होगी, ठीक है, और जो दूसरी प्लेट होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। तो हमारे पास में यहां पे दो मेटाफेजिक प्लेट होती है, ये चीज जरूर ध्यान रखना। तो यहां पे इसको पहचानने का तरीका यही है कि अगर आपको दो फोटो दे, दो फोटो का मतलब एक मेटाफेज की, माइटोसिस की मेटाफेज दे और एक मियोसिस की मेटाफेज फर्स्ट दे, तो दोनों में से पहचान कैसे करोगे, जिसमें एक मेटाफेजिक प्लेट दिखाई दे रही है वो किसकी बता रखी है, वो आपके माइटोसिस की दिखा रखी है। जिसमें दो मेटाफेजिक प्लेट दिख रही है या दो ऐसे दिख रही है तो वो किसकी दिखा रखी है, अगर अपन बात करते हैं मियोसिस की दिखा रही है। तो ये हमारे पास में क्या होता है, इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। अब ये अगर अपन ये बात करें तो कुल मिलाकर के यहाँ पे चाहे एक क्रोमोसोम बनाओ, जैसे मान लो कि ये एक बाइवेलेंट हो गया और ये दूसरा बाइवेलेंट हो गया, आप वैसे भी बना सकते हो, सिंगल भी बना सकते हो। लेकिन अभी तक ये क्या है कि ये आपस में अगर अपन ये बात करें, इसको ऐसे समझो, यहां पे हमारे पास में क्या होगा, इसके पास में एक डीएनए और इसके पास में क्या होगा, दूसरा डीएनए। यहां पे भी कितना होगा, एक डीएनए, और यहां पे भी कितना होगा, एक डीएनए। अगर अपन ये टोटल अगर अपन यहां पे अपन बात करें तो ये एक क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमोसोम है। हर क्रोमोसोम के पास में कितने क्रोमेटिड, दो। तो एक क्रोमोसोम के पास में दो क्रोमेटिड और दो क्रोमेटिड के पास में दो डीएनए। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक क्रोमोसोम के पास में दो डीएनए, हर दो, एक क्रोमोसोम के पास में दो दो डीएनए। अब होगा क्या कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम ऊपर की तरफ जाएगा और ये क्रोमोसोम नीचे की तरफ जाएगा। इतनी बात समझ में। तो यहां पे जब अपन बात करते हैं तो यहां पे भी जैसे मान लो कि ये एक डीएनए और यहां पे भी ये एक डीएनए, इस तरीके से ये हमारे पास में दो डीएनए प्रेजेंट है। तो कुल मिलाकर के आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको ये पता है कि मेटाफेज का मतलब मेटाफेज के ऊपर आता है, मतलब इक्वेटोरियल प्लेट आती है। तो यहाँ पे दो इक्वेटोरियल प्लेट और दो ही इसके पास में अगर अपन बात करें, दो ही मेटाफेजिक प्लेट, टू इक्वेटोरियल प्लेट होती है और दो ही हमारे पास में मेटाफेजिक प्लेट होती है। चले आगे भी। अब अगली अपन बात करेंगे, यहां पे ये दोनों क्रोमोसोम अभी आसपास में से पास में जुड़ रखे, जैसे इसकी अगर अपन ये बात करें, इन दोनों के बीच में अगर अपन ये बात करें, ऐसे क्लोज एसोसिएशन हो रखा है, ठीक है ना, ये ऐसे आस बहुत पास में, इस तरीके से, ठीक है। तो जब अपन ये पास में अगर अपन ये बोलते हैं एनाफेज स्टेट आएगी, तो ये वाला क्रोमोसोम ऊपर की तरफ मूव करेगा और ये वाले क्रोमोसोम नीचे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। चलिए आगे। चल, अगर अपन ये बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेज जो है हमारे पास में वो है एनाफेज, एनाफेज फर्स्ट, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ इसके अंदर कितने डिप्लॉइडी कितनी है, डिप्लॉइड है, सेल डिप्लॉइड ही, क्रोमोसोम कितने होंगे 46, और वो कितना होगा अपने पास में डीएनए कंटेंट 4C। कैसे होगा उसको देखो, ठीक है ना। अगर अपन ये बात करें, ये मान लो ये सेल है, ठीक है, एनाफेज स्टेज पे, और ये जो था सेंट्रोमियर, ठीक है, और ये इसके अंदर इसके सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल के साथ साथ में ये इसके अंदर एस्टल रेज है, ठीक है। अब यहां पे होगा क्या, अगर अपन यहां पे एक ब्रीफ के अंदर अपन बात करें, तो यहां हम ये बोलते हैं कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम जो होंगे वो सेपरेट होंगे,
ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, लेकिन यहां पे सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग जो होती है नहीं होती। ठीक है, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग जो होती है वो यहां पे एब्सेंट होती। ये दो चीज आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। तो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे अगर अपन ये बात करें होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं और सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हो रही। तो अब इस फोटो की अगर अपन ये बात करें तो जैसे मान लो कि एक क्रोमोसोम आपको इधर जाता हुआ दिखाई देगा, या फिर अपन ने जैसे दो बनाए हैं तो दोनों ही बना लेते हैं। ये एक क्रोमोसोम यहां जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है भाई, और दूसरा जो क्रोमोसोम है वो इस वाले पोल की तरफ जाता हुआ दिखाई दे। यस, ठीक है भाई, समझ पा रहे हो इसके अंदर। और ये इसका दोनों का सेंट्रोमियर, ये यहां पे भी सेंट्रोमियर और यहां पे भी सेंट्रोमियर, और इसके अंदर ये जो है स्पिंडल फाइबर इसको इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे स्पिंडल फाइबर इसको खींच रहे हैं। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो अब आप मेरे को ये बताएं कि यहां पे ये जो क्रोमोसोम है ये हमारे पास में एक क्रोमोसोम, ठीक है, और यहां पे हमारे पास में एक क्रोमोसोम। ठीक है भाई, क्रोमोसोम है। डीएनए की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर हमारे पास में ये यहां पे ये डीएनए, यहां पे भी क्या होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी? ठीक है, तो अब थोड़ा सा अपन ये चीज समझते हैं कि इस एक क्रोमोसोम में डीएनए कितना है। ये एक क्रोमोसोम था। अच्छा, एक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड बताओ कितने हैं, इसमें कितने क्रोमेटिड है? दो क्रोमेटिड। और दो क्रोमेटिड में डीएनए कितने? दो डीएनए। क्या एक डीएनए ये वाला दिखाई दे रहा है? क्या एक डीएनए ये वाला दिखाई दे रहा है? तो दो डीएनए हो गए। अब देखो, एक फिनोमेना होता है कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम, जब सेंट्रोमियर स्प्लिट ना हो, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग अलग हो जाए, दूर चले जाए, उस पूरे के पूरे प्रोसेस को अपन बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन या फिर सेग्रीगेशन। एक मेंडल का लॉ आता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है ना। तो उस समय वो सेग्रीगेशन की किसकी बात कर रहा है? होमोलोगस क्रोमोसोम के सेपरेट होने की बात कर रहा है। तो हम यहां पे एक बात करते हैं, अपन ये बोलते हैं कि व्हेन सेंट्रोमियर नॉट स्प्लिट, सेंट्रोमियर जब स्प्लिट ना हो, एंड homologous chromosome separated and moves towards अपोजिट पोल की तरफ जाने लगते हैं, तो इस फिनोमिनॉन को, इस प्रोसेस को, फिनोमिनॉन नॉन एज डिसजंक्शन और सेग्रीगेशन। ठीक है भाई, डिसजंक्शन और सेग्रीगेशन, ये प्रोसेस को ध्यान रखना। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, डिसजंक्शन और सेग्रीगेशन। तो होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेट होना वो क्या कहलाता है हमारे पास में? डिसजंक्शन और सेग्रीगेशन। अब मेरे को एक चीज ये बताओ कि यहां पे सेट कितना? एक सेट, ठीक है ना। तो यहां पे अगर अपन ये बात करें तो हम क्या बोलेंगे? एन। और यहां अगर अपन बात करेंगे तो यहां पे भी कितना बोलेंगे? एन। डीएनए कितना है यहां पे? 1C है, 2C है, 4C? 2C है, यानी एक क्रोमोसोम की अगर अपन बात करें तो 2C डीएनए। अच्छा, अगर अपन नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो ऊपर वाले हिस्से में कितने? 23 या 46? 23, और 23 यहां पे नीचे होंगे तो यहां पे 23, और इधर भी कितने होंगे? 23 और 2C। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2N, 46 और 4C। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसका ये जो अपन ने लिखा है वो किस बेसिस पे लिखा है ये समझ में आ गया। यहां पे ना हमने क्रोमोसोम का नंबर बढ़ाया, ना ही हमने कुछ नहीं बढ़ाया। यहां पे सिर्फ और सिर्फ हमने क्या बोला कि ये जो क्रोमोसोम पहले पास पास में थे अब क्या हो गए? ये दूर चले गए, और दूर जाने के प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? सेग्रीगेशन बोलते हैं। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी आपको? सेग्रीगेशन क्या चीज होती है? तो क्रोमोसोम का दूर जाना उसको अपन क्या बोलते हैं? सेग्रीगेशन बोलते हैं। चलिए आगे। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं इसके अंदर
ठीक है, इसके नेक्स्ट फेज की, जिसको अपन बोलेंगे टेलोफेज फर्स्ट। ठीक है, हेडिंग लगाओ टेलोफेज फर्स्ट। अब टेलोफेज का मतलब अपन सिंपल सा था, हमने ये पढ़ा था प्रोफेज का उल्टा। अब प्रोफेज का उल्टा का मतलब ये नहीं है कि जो प्रोफेज में रिकॉम्बिनेशन हुआ था उसको वापस रिकॉम्बिनेशन कर दो। इसका कुल मिलाकर के मतलब है जो पूरी की पूरी प्रोफेज के अंदर जो कंडेंसेशन हुआ था, कंडेंसेशन को अपन को क्या करना है, डीकंडेंसेशन करना है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये अगर अपन ये बात करें, ये सेल है। ठीक है, इस सेल की अगर अपन ये बात करते हैं तो ये हमारे पास में यहां पे ठीक है, तो ये सेल जो होगी अल्टीमेटली अपन ये बोलेंगे दो पार्ट के अंदर डिवाइड होने लगेगी। इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, हमारे को फिर से रीअपीयर होने लगेगी। ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, ये इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अंदर की तरफ जो होगा इसका जेनेटिक मटेरियल मिलेगा हमारे को, ये इसका जेनेटिक मटेरियल और ये इसका जेनेटिक मटेरियल। ठीक, तो इस टीलोफेज को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन सिंपल सा एक वर्ड के अंदर मैं बता देता हूं, इसको अपन बोलेंगे रिवर्स प्रोफेज। यानी जो प्रोफेज के अंदर हुआ था, यानी जो गोल्जी बॉडी गायब हुई थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब हुआ था, कंडेंसेशन हुआ था, वो सब उल्टा होगा। तो एक एक पॉइंट लिख लो यहां पे। सबसे पहला क्या होगा, डीकंडेंसेशन होगा। ठीक है, और रीअपीयर ऑफ, ठीक है, रीअपीयर किसका होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, गोल्जी बॉडी का। ठीक है, साथ ही साथ में हम क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, और न्यूक्लियोलस का। इसका क्या होगा, हमारे पास में रीअपीयर होने लग जाएगा, डीकंडेंसेशन होने लग जाएगा। अगर अपन ये सिंपल सी अगर अपन बात करें तो क्रोमोसोम जो होंगे, या फिर जो क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी क्या करने लग जाएंगे, लूज करने लग जाएंगे। तो एक यहां पे बात लिख लेते हैं अपन, क्रोमोसोम लूजेस इट्स आइडेंटिटी। ठीक है भाई, अपनी पहचान भूल जाएंगे, और पहचान भूलने के बाद में जैसे पहले थे वैसे ही आ जाएंगे। सिंपल सी बात समझ में आ गई है, तो टीलोफेज हो गया। आप बस मेरे को ये चीज बता दो कि इस सेल के अंदर और इस सेल के अंदर इसका जो कंटेंट कितना होगा और क्रोमोसोम नंबर कितना होगा। हैप्लॉइड होगी, डिप्लॉइड होगी, हैप्लॉइड होगी। ये एक ऐसी सेल होगी एन, और ये भी कैसी होगी, एन। अगर इसके क्रोमोसोम की अपन बात करें तो यहां पे ये सारे के सारे जो 23 के 23 क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी लूज करेंगे और अपने डीएनए को कैसे बना लेंगे, वापस से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक क्रोमेटिन के अंदर क्या कर लेंगे, कन्वर्ट। तो यहां पे 23 क्रोमोसोम, और कंटेंट कितना होगा यहां पे 2C, यहां पे भी 23 और 2C। अब अपन ने देखो यहां पे क्रोमोसोम नंबर तो आधे कर ली। अब इस क्रोमोसोम नंबर को आधे करने के बाद में हम क्या बात करेंगे, इसका अपन को क्या करना पड़ेगा, डीएनए को हाफ। लेकिन उससे पहले अपन क्या बात करेंगे, अपन ने वही सेम प्रोसेस, यहां पे क्या चलेगा, साइटोकाइनेसिस चलेगा। ठीक है ना, इधर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट होगा। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो हमने ये पढ़ रखा है, दो सेल बनेगी हमारे पास में, प्लांट सेल और एनिमल सेल में आपको सिखा चुका हूं, सेल प्लेट का फॉर्मेशन, सेल और परोग का फॉर्मेशन होगा। तो कुल मिलाकर के यहां पे अपने को दो सेल यहां पे मिल जाएगी। ठीक है ना, ये एक सेल मिल गई हमारे को, यहां पे ये दूसरी सेल मिल गई। ठीक है, ये एक सेल और ये हमारे को दूसरी सेल मिल गई। इसके अंदर हमारे को क्या मिल जाएगा, ये इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिल जाएगी। ठीक है, और अगर डीएनए कंटेंट की अगर अपन बात करें तो एक लाइन में लिख देता हूं 23 क्रोमोसोम और 2C, यहां पे 23 क्रोमोसोम और 2C। ठीक है भाई, अब हर एक सेल क्या करेगी, मियोसिस सेकंड के अंदर क्या करेगी, एंटर करेगी। अब अपन डायरेक्टली इसके अंदर स्टार्ट करते हैं, मियोसिस सेकंड। और हमने ये पढ़ा था कि मियोसिस सेकंड किसके इक्विवेलेंट होता है, माइटोसिस के। तो सारी चीजें आप बताते जाना, एक एक चीजें जो मैं आपको पूछता जाऊं।
ठीक है, एक एक चीजें जो मैं आपसे पूछता जा रहा हूं उसको देखो। तो अब अपन बात कर रहे हैं इसके अंदर मियोसिस सेकंड का। ठीक है, अब मियोसिस सेकंड स्टार्ट होने से पहले हम ये बात करते हैं, जो पिछली स्लाइड थी आप इसको देखो। अब ये जो था, ये दोनों के दोनों सेल किस में एंटर करेगी, एक फेज में एंटर करेगी, जिसको अपन यहां पे मैं लिख देता हूं इंटर काइनेसिस। ठीक है भाई, ये किस में एंटर करेगी, इंटरकाइनेसिस के अंदर ऐड करेगी। अब इस इंटरकाइनेसिस की जब अपन बात करते हैं, तो इस इंटरकाइनेसिस में मैंने आपको सिखाया था, इंटरकाइनेसिस में कौन सी फेज चलेगी, G1 चलेगी, लेकिन इसमें S नहीं चलेगी, लेकिन यहां पे क्या चलेगी, G2। S क्यों नहीं चला है, क्योंकि डीएनए कंटेंट पहले से ही एक क्रोमोसोम के अंदर डबल है, अपने को क्या करना है, इसको और आधा करना है। ठीक है, तो अब अपन ये बात करते हैं कि यहां पे, जैसे कि अगर अपन ये बात करें कि यहां पे जैसे मियोसिस चालू होगा, उससे पहले अगर अपन बात करें, ठीक है, उससे पहले अगर अपन बात करते हैं, तो यहां पे क्या चलेगा हमारे पास में, ऐसे इंटर काइनेसिस चलेगा। ठीक है, तो मैं एक ही सेल का बना रहा हूं जो पिछली बार बनाया था अपन ने। और इंटरकाइनेसिस में कौन कौन सी फेज चलेगी, G1 चलेगी, S नहीं चलेगी और G2 चलेगी। S क्यों नहीं चला, क्योंकि डीएनए कंटेंट ऑलरेडी हमारे पास में क्या है, डबल। ठीक है, डीएनए कंटेंट ऑलरेडी डबल, पहले से ही डबल है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहां पे रोक दिया जाएगा। तो यहां पे सबसे पहली जो फेज चलेगी इसके अंदर, उसको अपन क्या बोलेंगे, मियोसिस फर्स्ट की सबसे पहली फेज सेकंड की, जिसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोफेज सेकंड। ठीक है भाई, प्रोफेज सेकंड। अब प्रोफेज सेकंड की जब अपन बात करते हैं, तो आप मेरे को ये बताओ कि जब मियोसिस फर्स्ट में जब आ रहा था, तो हर सेल का क्रोमोसोमल पैटर्न क्या था, 23 और 2C। तो जब प्रोफेज सेकंड में आएगा, और ये मियोसिस जो सेकंड जो होता है, अपन ये बोलते हैं बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट वेलेंट टू माइटोसिस। ठीक है, जैसा माइटोसिस हो सकता उसी तरीके से होगा। तो क्रोमोसोमल पैटर्न बताते जब यहां पे अपन की पॉइंट की बात करें, तो क्या क्या होगा, जो डीएनए लूज हुआ था आइडेंटिटी, वो वापस से किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, क्रोमोसोम। तो हम ये बोलेंगे यहां पे क्या क्या चीजें होगी, सबसे पहला कंडेंसेशन, कंडेंसेशन होगा। ठीक है, कंडेंसेशन के बाद में अगर अपन ये बात करें, तो क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी। ठीक है, डिसअपियर के साथ साथ में हमने बोला था कि जो डिसअपियर ऑफ अपीयरेंस ऑफ गोल्जी बॉडी, ईआर और न्यूक्लियोलस। ठीक है भाई, गोल्जी बॉडी, ईआर और न्यूक्लियोलस गायब हो जाएंगे। सेंट्रियोल माइटोटिक एपरेटस जो होगा हमारे को विजिबल होगा, माइटोटिक मियोटिक मियोटिक स्पिंडल एपरेटस अरेंज हो जाएगा। ठीक है ना, यानी सेंट्रियोल अपने अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं, जो चीज अपन देख चुके। सेंट्रियोल जो होंगे मूव्स टुवर्ड अपोजिट पोल। ठीक है, सेम माइटोसिस वाला ही जो होगा उसके अंदर। अच्छा, मेरे को इसका क्रोमोसोम बताओ, इसके प्रोफेज के अंदर कितना होगा, वही 23 और 2C होगा। ठीक है, सेल कैसी होगी, एन हैप्लॉइड होगी। अब इसके बाद में क्या चलेगा, इसके बाद में जो फेज आएगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, मेटाफेज सेकंड। ठीक है भाई, मेटाफेज सेकंड के अंदर क्या होगा, सारे के सारे क्रोमोसोम कहां पे अरेंज हो जाएंगे, अगर अपन ये बात करें। ठीक है, अगर अपन ये बात करते हैं, जो अपन पास क्रोमोसोम जो होंगे वो कहां पे अरेंज हो जाएंगे, अरेंज्ड एट इक्वेटोरियल प्लेट या फिर मेटाफेजिक प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट पे या फिर मेटाफिजिक प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे। और कितनी मेटाफिजिक प्लेट बनेगी, एक ही। समझ में आया,
तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेटाफेजिक प्लेट की अगर अपन बात करें, फेजिक प्लेट वो बनेगी 1। मियोसिस फर्स्ट के अंदर कितनी बनी थी? 2, क्योंकि वहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम बने। यहां पे वो क्रोमोसोम अकेला ही है, जैसे कि आप इसको ऐसे मान सकते हो, ठीक है। डायग्राम से मैं आपको बता देता हूं। ये जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, ये इसके अंदर ये है जो क्रोमोसोम है, ठीक है, वो ये ऐसे अरेंज है। ये जो है ये क्रोमोसोम, ठीक है, और यहाँ पे ये इसका सेंट्रियोल, और इस सेंट्रियोल से ये ऐसे जुड़ रखे, ठीक है। डीएनए की बात करते हैं तो यहाँ पे एक डीएनए इसके पास में, एक डीएनए इसके पास में। अच्छा, क्रोमोसोम बोलो कितना? एक क्रोमोसोम। और इस एक क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिड कितने? 2 क्रोमेटिड। इन 2 क्रोमेटिड के अंदर डीएनए कितने? 2 डीएनए। बात समझ में आ गई? अब इन्हीं को ही हमारे को अलग करना है। नेक्स्ट जो फेज आएगी उसको अपन क्या बोलेंगे? एनाफेज सेकेंड, ठीक है, एनाफेज सेकेंड, ठीक है। एनाफेज सेकेंड में क्या होगा आप लोग बताओ? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर यहां पे होगा, ऑफ सेंट्रोमियर। तो यहां पे क्या हो जाएगा अपने पास में? सेंट्रोमियर स्प्लिट होंगे। और अगर अपन ये बात करें कि सेंट्रोमियर स्प्लिट होने के बाद में, ठीक है, सेंट्रोमियर स्प्लिट होंगे और कौन से क्रोमेटिड अलग हो जाएंगे? सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, क्रोमेटिड सेपरेट। अब इसकी प्लॉइडी जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो कि ये जो हमारे पास में एनाफेज वाली स्टेज है, अब यहां पे देखो क्या होगा। ये वाला जो क्रोमोसोम जो था वो अलग हुआ, मतलब ये क्रोमेटिड अलग हुआ और ये क्रोमेटिड अलग हुआ, ठीक है। और ये रहा सेंट्रियोल और ये रहा दूसरा सेंट्रियोल, ये इसको और ये इसको ऊपर की तरफ यहां पे खींच रहा है। अब यहां पे ये इसके पास में एक डीएनए और इसके पास में एक डीएनए। अब मेरे को यहां बताओ क्रोमोसोम कितने? 1 या 2? क्रोमोसोम कितने? क्रोमोसोम कितने? 1 या 2? पहले कितने थे? 1। अब ये सेपरेट हो गए। हर एक क्रोमेटिड किसके इक्विवेलेंट होता है? क्रोमोसोम के। तो ये अपने पास में एक क्रोमोसोम, ठीक है, और ये अपने पास में एक क्रोमोसोम, ठीक है। यानी एनाफेज में जैसे ही सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है? डबल। तो मेटा एनाफेज फर्स्ट के अंदर क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं हुआ था, क्यों? क्योंकि वहां पे सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुए थे। लेकिन यहां पे क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? डबल। तो यहां पे ये n है और तो यहां पे भी n है, तो ये टोटल कितने हो जाएगा अपने पास में? 2n। क्रोमोसोम कितने? ऊपर 23 और नीचे 23, तो कितने हो गए? 46। डीएनए कंटेंट की बात करें तो यहां पे C और यहां पे C, तो टोटल कितना हो गया? 2C। ठीक है, ये समझ में आया? ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इतनी बात समझ में आ गई? डीएनए कंटेंट अब अपन ने क्या कर दिया, यहां पे चेंज हो गया कुछ। अब इसके बाद में जो स्टेज चलेगी उसको अपन क्या बोलेंगे? टेलोफेज बोलेंगे, टेलोफेज सेकंड। टेलोफेज सेकंड में क्या होगा? टेलोफेज सेकंड के अंदर ये जो सेल है, ये 2 सेल के अंदर क्या हो जाएगी? ऐसे कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगी। ठीक है भाई, ये इस तरीके से सेल बनेगी। इसके अंदर ये जो हमारे पास में ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से आ जाएगी, ठीक है। और यहां पे अच्छा मेरे को ये चीज बता दो, इसके अंदर इधर और इधर क्रोमोसोमल पैटर्न कितना होगा? इसमें और इसमें ये n और ये n, यहां पे 23 और C, यहां पे 23 और C। हैप्लॉइड सेल है, ये एक हैप्लॉइड सेल और ये भी हैप्लॉइड, बन गई हैप्लॉइड सेल। और डीएनए की अगर अपन बात करें तो यहां पे ये जैसे मान लो ये इसका डीकंडेंसेशन होने के बाद में इसका डीएनए और डीकंडेंसेशन होने के बाद में इसका डीएनए,
यानी टीलोफेज के अंदर क्या चीज होता है, अगर अपन ये बात करते हैं डीकंडेंसेशन, वही अपन सिंपल सी वही वाली बात कर रहे हैं, कुल मिलाकर के अपने लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, लिख लो इसको। तो देखो अब टीलोफेज के बाद में कितना फेज चलेगा हमारे पास में, साइटोकाइनेसिस सेकंड, और साइटोकाइनेसिस जैसे ही सेकंड आएगा तो हमारे को कितनी मिल जाएगी, यहां से 2 सेल मिलेगी, ठीक है, तो वो मैं अगले पेज पे बता देता हूं आपको। तो जैसे ही हमारे पास में अगर अपन ये बात करें यहां से साइटोकाइनेसिस सेकंड चलेगा, और इस साइटोकाइनेसिस सेकंड से हमारे को मिलेगी 2 सेल, ठीक है, ये 2 सेल मिली हमारे को, ठीक है, और ठीक है भाई। अच्छा इसका क्रोमोसोमल कंपोजिशन बोलो, 23 और सी, ये 23 और सी। अब मान लो कि ये तो हमने उस एक सेल की बात करी थी जब अपन ने साइटोकाइनेसिस फर्स्ट से बनाया था, एक और सेल आएगी तो टोटल कितनी बन जाएगी, 4 सेल बनेगी, ठीक है ना, चाहे तो वो भी आप लिख सकते हो। कुल मिलाकर के हमारे पास में 4 सेल बनती है, चारों सेल के अंदर जो क्रोमोसोमल कंपोजिशन होता है वो कितना होता है, 23 और सी होता है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, लिख लो इसको भी बना लो, लिख लिया। चले अब अपन बात करते हैं इसके अंदर सिग्निफिकेंस की, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, हेडिंग लगाएं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। चले चलो देखो, अब देखो एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो लास्ट पेज के अंदर यहां पे लिखा जाएगा, जब ये चैप्टर खत्म होता है तो वहां पे लिखा जाएगा सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस के अंदर एक लाइन लिख रखी है कि हम यहां पे मियोसिस से क्या होता है, कंजर्वेशन होता है क्रोमोसोम के नंबर का, ठीक है, जनरेशन वाइज जनरेशन। अब उसको अपन देखते हैं कैसे, जैसे मान लो एक मेल मान लो और एक फीमेल, अगर अपन मेल की अगर अपन बात करते हैं तो मेल के अंदर क्रोमोसोम की अगर अपन बात करें, यहां पे कितने होंगे मेल के अंदर क्रोमोसोम, 2n इजिकल्स टू 46, यहां पे कितना होगा 2n इजिकल्स टू 46, और इसकी अगर अपन बात करें तो यहां पे भी कितना होगा 2n इजिकल्स टू 46। आपसे क्रोमोसोम के अगर पैटर्न की अपन बात करें तो अगर अपन बात करते हैं तो 44 प्लस एक्स और वाई, यहाँ पे 44 प्लस एक्स और एक्स होगा, ठीक है, ये चीज होगी। तो अगर अपन यहाँ पे डिप्लॉइड सेट, अगर हेप्लॉइड सेल होती तो अपन क्या बोलते, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, उस हिसाब से अपन बात करते हैं, ठीक है भाई। तो 22 प्लस एक्स वाई और 22 प्लस एक्स एक्स इस तरीके से होता है। अब मान लो कि इन्होंने क्या करा, गैमेट बनाए, ठीक है ना, गैमेट बनाए, तो गैमेट बनाने के लिए इन्होंने किसके अंदर ट्रांसफर करेंगे, ये जाकर के क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। मियोसिस करने के बाद में यहां पे जो बनेगा वो बनेगा अपने पास में स्पर्म, और इसकी अगर अपन बात करें मियोसिस करने के बाद में यहां पे क्या बनेगा, ओवम, जो कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के अंदर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो यहां पे जब अपने पास में आएगा ये हैप्लॉइड है और ये भी क्या है, हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड और हैप्लॉइड होने की वजह से यहां पे अगर क्रोमोसोम की अपन बात करें तो कितने हो गए 23, और यहां अगर अपन बात करें तो 23, तो क्रोमोसोम नंबर तो आधा हो गया। तो यहां पे लाइन के एनसीईआरटी क्या बोलता है कि जो अपने स्पीसीज के अंदर क्रोमोसोम नंबर को क्या करता है, सेम रखता है। तो ये जो स्पीसीज है यहां पे तो क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया। अब क्रोमोसोम नंबर अगली स्पीसीज के अंदर सेम कैसे रहेगा, कि जब तक ये दोनों गैमेट आपस में क्या करें, फर्टिलाइजेशन ना करें, ठीक है, फर्टिलाइजेशन ना करें। फर्टिलाइज करने के बाद में एक ही स्ट्रक्चर यहां पे बनेगा जिसको अपन क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। उस जाइगोट की अगर अपन बात करें तो वहां पे क्या होता है 2n, इधर से n आया इधर से n आया, और यहां पे टोटल कितने हो जाते हैं 46 हो जाते हैं। तो यानी अगर अपन ये बात करें जो कन्वर्जेशन होता है या सॉरी कंजर्वेशन जो होता है क्रोमोसोम के नंबर का, उसके लिए मियोसिस के साथ साथ में फर्टिलाइजेशन भी होना चाहिए। अगर जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा अपने बोलते हैं कि क्रोमोसोम के नंबर का कंजर्वेशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे लाइन पढ़ने के बाद में वो लिखता है एज पर
पैराडॉक्सिकली, पैराडॉक्सिकली का मतलब ये बात कुछ कुछ सही है और कुछ कुछ गलत भी है। कुछ कुछ सही कैसे है? सही का मतलब ये होता है कि सही तब है जब ये क्या करे, दोनों तरफ दोनों प्रोसेस करे, मियोसिस के साथ में फर्टिलाइजेशन भी हो। केवल और केवल मियोसिस हुआ तो क्रोमोसोम नंबर तो रिड्यूस हो गया ना। तो एक स्पीसीज के अंदर जो गैमेट बना उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस है, उसके अंदर सेम नहीं रहा। तो ये चीज है, तो एक नोट लगा करके पॉइंट लिख लो यहां पे इसके अंदर, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस में कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज is achieved across generation is in sexually reproducing organism। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है उसी के अंदर ही अपने पास में अपन ये बोलते हैं क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। एक लाइन आप इसके अंदर हिंदी में भी लिख लो, ठीक है, लिख लो इसमें, हाँ ये अच्छा पहले ये लिख लो उसके बाद में लिख लेना, ठीक है, ताकि इसका मतलब आपको समझ में आ जाए कि कहना क्या चाह रहे हैं, जिस लाइन का मतलब क्या है। वैसे तो याद कर लोगे, नहीं समझ में आया तो याद ही करना होता है, तो मैं आपको समझा रहा हूं। इसके अंदर यहाँ पे एक लिख लो, इसके नीचे ही ब्रैकेट लगा करके लिख लो, इसके अंदर इसमें लिखो हर जनरेशन में अगर क्रोमोसोम नंबर को अगर, ठीक है, हर जनरेशन में अगर क्रोमोसोम नंबर को अगर मेंटेन करना है तो मियोसिस और फर्टिलाइजेशन दोनों करवाना होगा, ठीक है, तब ये लाइन जो होगी पूरी तरीके से सही हो जाएगी। ठीक है भाई, सही हो जाएगी। अब कुछ इसके अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं। तो पहला जो एक्स्ट्रा पॉइंट आता है इसके अंदर अपने इंटरफेस से रिलेटेड आता है, ठीक है, तो यहां पे ऐसे लिख लो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो इसके अंदर, जो थोड़े कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, ठीक है, हेडिंग लगा लो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर स्पेसिफिक पॉइंट। सबसे पहला अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टीलोफेज फर्स्ट से रिलेटेड। जो हम यहां पे बात कर रहे हैं वो टीलोफेज फर्स्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक, टीलोफेज फर्स्ट से रिलेटेड। अब टीलोफेज फर्स्ट से रिलेटेड जब अपन बात करते हैं तो जैसे मान लो कि एक आपको सिखाने के लिए ये है हमारे पास में इंटरफेस, तो इंटरफेस में क्या क्रोमोसोम दिखते हैं हमारे को? नहीं दिखते। क्या दिखता है हमारे को? क्रोमेटिन दिखता है। तो मान लो कि इंटरफेस के अंदर हमने क्रोमेटिन जो देखा वो ये क्रोमेटिन था, ठीक है। तो इंटरफेस का क्रोमेटिन की अगर अपन लेंथ की अगर अपन बात करें तो इतना है। तो जैसे ही प्रोफेज फर्स्ट आएगा तो ये क्रोमेटिन किस में जाकर के कन्वर्ट हो जाएगा? अगर अपन ये बात करते हैं तो प्रोफेज, अगर अपन ये बात करें प्रोफेज फर्स्ट की अपन बात करें तो प्रोफेज फर्स्ट में ये जो क्रोमेटिन होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमोसोम के अंदर। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ही टीलोफेज आएगा, ठीक है, कौन सा? टीलोफेज फर्स्ट आएगा, तो टीलोफेज फर्स्ट के दौरान ये क्रोमोसोम क्या करेगा? डीकंडेंसेशन करेगा। और डीकंडेंसेशन जब होता है तो अब ये ध्यान रखना, जितना पहले क्रोमेटिन की लेंथ थी उतनी क्रोमेटिन की लेंथ नहीं होती है। क्या हो जाता है? क्रोमेटिन शॉर्ट हो जाता है। इतनी बात समझ में? क्रोमेटिन इसलिए शॉर्ट होता है क्योंकि आगे इसको वापस से क्या करना है, इसको वापस से इसको आगे जाकर के इंटरफेस नहीं करना होता है, इंटरकाइनेसिस करना होता है। तो इसको फिर से क्या बनाना है? क्रोमोसोम बनाना है। तो ये अपने आप को पूरा डीकंडेंस करता ही नहीं है। तो यहां पे डीकंडेंसेशन होता है जो नॉट कंप्लीटेड, पूरा डीकंडेंसेशन नहीं होता,
तो पूरा डीकंडेंसेशन ना होने की वजह से यहां पे जो क्रोमोसोम क्रोमेटिन की लेंथ है, ये हमारे पास में फिर से जो क्रोमेटिन बना है, ये क्रोमेटिन क्या होता है, शॉर्टर देन इंटरफेस। तो इंटरफेस से क्या होता है, अपने पास में ये शॉर्टर बनता है, ठीक है। तो क्रोमेटिन इंटरफेस जितना लॉन्ग नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि यहां पे डीकंडेंसेशन जो होता है कंप्लीटेड नहीं होता, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होता। एनसीईआरटी है किसी के पास में? हाँ, एक बार देना एनसीईआरटी। अब तुम्हारे को ये लाइन बता देता हूं, लाइन का मतलब है क्या चीज। तो ये देखो, जैसे ये अपने पेज नंबर, ठीक है, पेज नंबर 127। अब पेज नंबर 127 पे देखो, यहां पे ये टीलोफेस लिख रखा है। अब टीलोफेस की अगर आप ये बात करोगे, यहां पे सेकंड लाइन में लिख रखा है, ऑल दो इन मैनी केसेस द क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब ये होता है, यहां पे कुछ ना कुछ अपन ये बोलते हैं कि यहां पे डीकंडेंसेशन होता है। दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ द इंटरफेस न्यूक्लियस। यानी जो इंटरफेस का न्यूक्लियस जो होता है, उसके अंदर जो क्रोमेटिन होता है उतना एक्सटेंड नहीं हो पाता, उससे क्या होता है, छोटा ही रह जाता है। इसकी बात मतलब समझ में आ गई ये चीज। तो कहना क्या चाह रहा है, इंटरफेस के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन था, उसकी लेंथ इतनी थी, लेकिन जैसे ही टीलोफेज में आता है तो पूरी तरीके से एक्सटेंड नहीं हो पाता, इसके अंदर पूरी तरीके से एक्सटेंड नहीं हो, तो यहां पे कुछ ना कुछ डिस्पर्जन रह जाता है। उस डिस्पर्जन की वजह से यहां पे क्रोमेटिन की लेंथ जो होती है वो शॉर्टर हो जाती है, किससे, इस इंटरफेस से। इतनी बात क्लियर है। अब इसी के ऊपर एक और चीज लिख रखी है, जो डायड ऑफ सेल, ठीक है ना। अब इसको समझ लो कि डायड ऑफ सेल क्या चीज होता है, ठीक है। अब डायड ऑफ सेल को देखो क्या चीज होता है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो है डायड ऑफ सेल। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि ये हमारे पास में एक सेल है, ठीक है। अब ये सेल क्या करेगी, मियोसिस के अंदर एंटर करेगी, और मियोसिस के अंदर जब ये एंटर करेगी तो सबसे पहले क्या बनेगा, इसके अंदर अपने पास में दो सेल बनेगी। यानी यहां पे अगर अपन ये बात करें तो ये मियोसिस जो फर्स्ट है, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट किस पे जाकर के खत्म होता है, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट पे खत्म होता है। और साइटोकाइनेसिस फर्स्ट से पहले क्या आता है, टीलोफेज फर्स्ट। तो टीलोफेज फर्स्ट में ही ये डिसाइड हो जाता है कि यहां पे दो सेल डिवाइड होगी, साइटोकाइनेसिस तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन, न्यूक्लियस तो दो बन गया। तो ये जो दो सेल बनी है इसको अपन क्या बोलते हैं, डायड। तो टीलोफेज स्टेज में क्या मिलता है अपन को, डायड ऑफ सेल मिलता है। अब मान लो कि यही सेल क्या करती है, आगे जाकर के ये और ये मियोसिस सेकंड के अंदर एंटर करती है, ठीक है, मियोसिस सेकंड में एंटर करी। तो मियोसिस सेकंड में इसके पास में कितनी बनेगी, ये दो सेल बनेगी, और इसके पास में कितनी बनेगी, दो सेल बनेगी। तो हर टीलोफेज के बाद में क्या बनता है, डायड ऑफ सेल। लेकिन यहां पे अगर मियोसिस सेकंड के बाद में अगर अपन बात करते हैं तो यहां कितनी बनी, चार बन गई। तो अपन क्या बोलेंगे, टेट्राड ऑफ सेल बोलेंगे। तो यहां पे क्या हुआ, टेट्राड ऑफ सेल होता है। इतनी बात पल्ले पड़ी। तो ये दोनों लाइन का मतलब समझ में आ गया। एक तो यहां पे डिस्पर्जन जो होता है एक्सटेंड नहीं होता, पूरी तरीके से फुली एक्सटेंड नहीं होता, और दूसरा यहां पे क्या होता है, टीलोफेज फर्स्ट के बाद में डायड ऑफ सेल बनता है, और यहां पे भी डायड ऑफ सेल बनता है, लेकिन दोनों को अगर मिला दे तो अपने पास में क्या बनता है, टेट्राड ऑफ सेल बनता है। इतनी बात पल्ले पड़ी। तो डायड और टेट्राड का मतलब आप समझ चुके होंगे कि क्या जिसका मतलब होता है। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस कर लो। सबसे पहला क्वेश्चन लिखो इसके अंदर, ठीक है, क्वेश्चन लिखो इसके अंदर, इसमें लिखो, इन प्रोफेज फर्स्ट, इन प्रोफेज फर्स्ट 30 बाईवेलेंट आर प्रेजेंट। प्रोफेज फर्स्ट में कितने, 30 बाईवेलेंट है, 30 बाईवेलेंट है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, फाइंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम या क्रोमोसोम नंबर, फाइंड क्रोमोसोम नंबर इन मेटाफेज फर्स्ट
एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। तो आपको फाइंड करना है इसके अंदर मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज को छोड़ो, ठीक है ना। इसमें आप ऐसे करो, एनाफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड और एनाफेज सेकंड, उसमें भी फाइंड करो। मेटाफेज सेकंड और एनाफेज सेकंड, ठीक है। कर लिया। चलो इसको देखो किस तरीके से करेंगे। अब मैंने आपको ये सिखाया था कि आपको बस थोड़ा ध्यान रखना है कि क्रोमोसोम कितने होते हैं। तो अगर अपन प्रोफेज फर्स्ट की अगर अपन बात कर रहे हैं तो बाइवेलेंट कितने रखे, 30। तो क्रोमोसोम कितने होंगे, तो क्रोमोसोम से करना है तो 30 इंटू 2 कर दो, कितना हो जाएगा 60। ये हमारे पास में क्या आ गए, क्रोमोसोम आ गए। तो अगर 60 क्रोमोसोम इधर है तो अगर अपन ये बात करते हैं मेटाफेज में कितने होंगे, मेटाफेज फर्स्ट में भी कितने होंगे 60। अब ये जब एनाफेज में जाएगा तो एनाफेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है, ये क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं। यानी यहां पे अगर अपन ये बात करें एक ही सेल के अंदर हम बोलते हैं कि यहां अलग दिखेंगे और यहां अलग दिखेंगे, तो अपने पास में कितने हो जाएंगे 30 और 30, 30 हो जाएंगे। अब इसी के बाद में हमारे पास में क्या आ जाएगा, अगर प्रोफेज सेकंड आएगा और मेटाफेज सेकंड आएगा, तो मेटाफेज सेकंड में कौन एंटर करेगा, ये एक ही सेल तो एंटर करेगी, तो यहां पे भी कितने होंगे हमारे पास में 30। इतनी बात समझ में आई। लेकिन जब अपने पास में एनाफेज आएगा, एनाफेज सेकंड आएगा, तो एनाफेज सेकंड में क्या हो जाएंगे, ये फिर से क्रोमोसोम अलग होंगे, क्रोमेटिड स्प्लिट अपन बोलते हैं सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग होगी, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, नंबर इसका डबल, और फिर से कितना हो जाएगा 60। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी, जो अभी तक अपन ने पढ़ा उसी को ही अपन ने अप्लाई करा। इस तरीके से हमारे पास में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये क्या चीज रहता है। चलें आगे। चलो, अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, और क्वेश्चन जो होंगे वो अपन मैं आपको भेज दूंगा, या फिर आप कर इसके अंदर आप बुक से सॉल्व करा देंगे आपको। अब देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंस नंबर 2, यहाँ पे जो दूसरा सिग्निफिकेंस है, सेकंड सिग्निफिकेंस की अपन बात। सेकंड सिग्निफिकेंस ये बोलता है कि हम मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर करवा क्यों, जब भी अपने पास में गैमेट बनेंगे वो अलग बनेंगे। तो क्रॉसिंग ओवर से होता क्या है कि एक परिवर्तन आता है जिसको अपन बोलते हैं वेरिएशन, और वेरिएशन ही की वजह से ही क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, परिवर्तन। अपन ये बोलते हैं कि हमारे अंदर हम जैसे दिखते हैं, हमारे आने वाली संतान अलग दिखेगी, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। और वो चेंज किसकी वजह से आ रहा है, मियोसिस की वजह से आ रहा है। तो अगर अपन मियोसिस की अगर अपन बात करें तो मियोसिस के अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर से क्या आता है हमारे पास में, वेरिएशन आता है, और वेरिएशन की वजह से क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, ठीक है। लेकिन जब जैसे ही अगर अपन माइटोसिस की अगर अपन बात करते हैं तो माइटोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है क्या, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। क्रॉसिंग ओवर नहीं होता तो यहां पे वेरिएशन के चांसेस भी क्या होते हैं, नहीं होते। वेरिएशन नहीं होता तो यहां पे इवोल्यूशन भी क्या होगा, नहीं होगा। तो अगर अपने को इवोल्यूशन करवाना है या इवोल्यूशन के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए वेरिएशन आना चाहिए, वेरिएशन के लिए क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर के लिए मियोसिस का होना जरूरी है। तो यानी गैमेट की इंपॉर्टेंस क्या है, गैमेट से जो एक नया ऑर्गेनिज्म बना है वो एक वेरिएशन लेकर के आएगा, उस वेरिएशन से अपन जो ये इवोल्यूशन की रेस के अंदर सबसे टॉप मोस्ट हायरार्की पे जो रहे वो रहेंगे अपने इसके अंदर। और कल मैंने आपको उसके अंदर भी बताया था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर ओवम सिर्फ और सिर्फ एक ही बनता है। मियोसिस से प्रोडक्ट कितने बनते हैं, 4, स्पर्म 4 बनते हैं, लेकिन ओवम कितने बनते हैं, अपने पास में एक ही बनता है। हम चाहते हैं कि सबसे बेटर क्वालिटी का जो अपने पास में एक ही बच्चा पैदा हो, लेकिन वो एक बच्चा जो हो सब पे क्या हो, एक तरीके से डोमिनेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो है अपने इसके अंदर अपने पास में ये जो पूरा का पूरा मियोसिस और माइटोसिस अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब इसके अंदर जैसे एक आपके चेक पॉइंट भी आता है, चेक पॉइंट को मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको, चेक पॉइंट होता क्या चीज है।
जैसे कि पूरी की पूरी जब सेल साइकिल आपको पढ़ते हैं, वैसे अपने सिलेबस में नहीं लिख रखा ये चेक पॉइंट वाला, फिर भी अगर आप पुराने क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको थोड़ा बहुत पता चलता है। तो चेक पॉइंट का मतलब क्या होता है कि हमारी सेल के अंदर तीन तीन चेक पॉइंट होते हैं, ठीक है। पहला चेक पॉइंट होता है G1 और S के बीच में। G1 और S के बीच में जो चेक पॉइंट होता है उसमें कुछ चीजें चेक की जाती है कि भाई सेल ने ढंग से ग्रो किया कि नहीं किया, प्रोटीन बनी कि नहीं बनी। तो ये सब चेक करने के बाद में ही क्या होगा कि उसको आगे भेजा जाएगा एस फेज के अंदर। और एस फेज के अंदर चेक पॉइंट जो आता है, अगर अपन ये बात करें, एस फेज के अंदर क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन। अब डीएनए के रेप्लिकेशन होने के बाद में उसको भी तो चेक करना पड़ेगा कि प्रूफ रीडिंग करनी पड़ेगी उसकी। तो प्रूफ रीडिंग के लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, उसको प्रूफ रीडिंग करते हैं। तो जैसे ही वो एम फेज में जाने वाली होती है तो वहां एक और चेक पॉइंट आता है जिसको अपन बोलते हैं G2 और M बोलते हैं। तो G2 और M पहला कहां पे आया, G1 और S, दूसरा कहां पे आया, G2 और M, यहां चेक किया जाएगा। अब यहां पे क्या होता है, एक मेटाफेज और एनाफेज के बीच में क्या होता है, एक चेक पॉइंट होता है। मेटाफेज और एनाफेज के बीच में जो चेक पॉइंट होता है उससे ये पता चलता है कि इस सेल को आगे इसके अंदर सही तरीके से अपन ये बोलते हैं कि मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज हुए हैं कि नहीं हुए। कि अगर ये मेटाफेज, एक होता है मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स या फिर मेटाफेज अपन बोलते हैं एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। तो जैसे ही ये एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग करवाता है, और सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग से क्या हो जाती है, दो अलग अलग सेल में। हालांकि ये अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मान लो होगा तो मैं आपको एक्स्ट्रा में बता दूं। तो ये अपना चैप्टर अपने कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर जो अपन पढ़ेंगे इसमें थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो अगली क्लास में बता करके अपन स्टार्ट कर देंगे बायो मॉलिक्यूल वाला चैप्टर, ठीक है। चल।